बच्चों, स्वागत है आपका इस नेक्स्ट सेशन में अपनी इस पॉडकास्ट सीरीज के, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैव विविधता तथा संरक्षण। अब सोच के देखो, एक ऐसा इंसान जिसने कभी टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ी, एक ऐसा इंसान जो किसी दूसरे ग्रह से आए, और जब वो देखे कि 20,000 जातियां हैं वो लगभग चींटियों की, 3 लाख से ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं, भ्रंग पाए जा रहे हैं, 28,000 के आसपास मछलियां हैं, और 20,000 से ज्यादा अधिपादप यानी कि ऑर्किड पाए जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, आप ये देखेंगे कि वो हक्का बक्का रह जाएगा, आश्चर्यचकित रह जाएगा। आप समझते हैं इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहेंगे जैव विविधता। किसी भी जगह पर जो जीवों की संख्या और प्रकार होता है, हम उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता शब्द देते हैं। क्या नाम देते हैं? जैव विविधता। बेटा, इस शब्द को प्रचलित करने का जो कार्य है, वो प्रचलित करने का कार्य किया था किसने? एडवर्ड विल्सन ने, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। जो कि एक क्या थे बेटा? सोशियो बायोलॉजिस्ट थे। जैव विविधता को हम क्या करते हैं? मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे एक तो क्या है, हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा हो जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। आप देखें, जैसे सारे पेड़ों के जो क्या होते हैं, आम एक जैसे मीठे नहीं होते, एक जैसे रसीले नहीं होते, सारे चावल में एक जैसी स्मेल नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखें कि एक ही जाति के अंदर भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या हैं, स्ट्रेन पाए जाते हैं, उनमें क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर आप भारत के अंदर देखें तो धान की क्या हो जाएंगे बेटा, 50,000 से अधिक, और आम की 1,000 से अधिक जो है आनुवांशिक रूप से विभिन्न जातियां पाई जा रही हैं। या जैसे एक पादप है राउल्फिया ओमटेरिया, हिमालयन रीजन में पाया जाता है, वहां से हमको रेजर पाइन मिलता है। फिर अगर आप अलग अलग क्षेत्रों के इन प्लांट्स को देखेंगे तो वहां से ये जो केमिकल मिल रहा है, इसकी जो सांद्रता और क्षमता है वो अलग अलग होगी। तो ये क्या है बेटा? आनुवंशिक विविधता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जब आप जाति के स्तर पर विविधता देखना चाहते हैं, जाति विविधता देखना चाहते हैं, तो बेटा आप देखिए कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में एम्फीबियंस की ज्यादा जातियां हैं एज कंपेयर टू पूर्वी घाट। और इकोसिस्टम, विभिन्न विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम जहां ज्यादा पाए जाएंगे वहां पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, जहां पे कम पाए जाएंगे वहां इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम होगी। तो इसे अगर आप भारत को और नॉर्वे को, इन दोनों की तुलना करो, तो भारत में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। भारत में क्या होता है, जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो पारितंत्र विविधता है, वो नॉर्वे से ज्यादा है। अब लोगों में इस बात की चर्चा शुरू हुई कि विश्व में, इस पूरी विश्व में कितनी जातियां हैं, भारत में कितनी जातियां हैं। सब लोगों का अलग अलग अनुमान था। रॉबर्ट मे ने क्या बताया? रॉबर्ट मे ने कहा कि लगभग 7 लाख जातियां, सॉरी लगभग 7 मिलियन यानी कि 70 लाख जातियां हैं। कितनी बेटा? 7 मिलियन यानी कि 70 लाख। ये थोड़ा सा एक साइंटिफिक एस्टिमेट लगा, और इसका 22% यानी कि 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा, जैसे कि 1.7 से 1.8 मिलियन यानी कि 17 से 18 लाख जातियां कैसी हैं, ज्ञात और वर्णित है। अनुमान कितने का है, कितनी पाई जा रही हैं? लगभग लगभग अगर आप देखें तो 70 मिलियन, और 70 लाख, 7 मिलियन यानी कि 70 लाख। और इसमें से वर्णन कितने का किया जा चुका है? 1.7 से 1.8 लाख, 8 मिलियन का। कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो भी जीव पाए जा रहे हैं उसमें जो 70% है वो क्या है? एनिमल है। पूरी दुनिया में जो भी जीव पाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उसमें 70%, 70% एनिमल है। और फिर पूरी दुनिया में जो एनिमल पाए जा रहे हैं उसका 70% क्या है? इंसेक्ट है। 70% क्या है बेटा? इंसेक्ट है। अगर आप अकशेरुक प्राणियों की बात करें तो उसमें क्या? इंसेक्ट सबसे ज्यादा, फिर अदर समूह, उसके बाद मोलस्क, और फिर क्रस्टेशियन। ठीक है। अगर आप कशेरुक प्राणियों की बात करें तो क्या हो जाएगा? FB राम करके हमने याद किया था, सबसे ज्यादा फिशेज यानी कि मछलियां, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल, फिर एम्फीबियन, और फिर मैमल्स। प्लांट्स में अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, फिर उसमें फंजाई को भी शामिल किया गया तो उससे कम फंजाई, फिर एल्गी, उसके बाद क्या हो जाएगा? मॉसेज, फिर फर्न, और फिर लाइकेन। ठीक है। और इन जातियों में अगर देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक जातियां हैं, चूंकि बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, तो अभी वो शामिल नहीं है, क्योंकि उनका अध्ययन करना भी बहुत मुश्किल है। भारत की अगर आप बात करें, भारत पूरी दुनिया का लगभग क्या करता है बेटा? 2.4% जो क्षेत्रफल है वो देखता है, और डाइवर्सिटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 8.1%।
बहुत ज्यादा डाइवर्स, बहुत ज्यादा विविधता हमारे देश में पाई जाती है। इसी वजह से ये क्या है, दुनिया के 12 महाविविध देशों में आता है, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स में आता है। क्लियर। भारत के अंदर 45,000 से अधिक प्लांट खोजे जा चुके हैं और इसका लगभग डबल यानी कि 90,000 से भी अधिक एनिमल खोजे जा चुके हैं, और अभी भी 1 लाख से अधिक प्लांट और 3 लाख से अधिक एनिमल खोजे जाना बाकी है। बेटा अगर आप देखें कि डाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, डाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, तो आप यह देखते हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ठीक है ना, या भूमध्य रेखा के जितने पास रहेंगे डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और नीचे, यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जब आप देखते हैं तो उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहां पर डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद दोनों तरफ क्या होगा, शीतोष्ण क्षेत्र टेम्परेट, वहां पे डाइवर्सिटी कम होगी, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे आखिरी में ध्रुवीय प्रदेश। अगर आप डाइवर्सिटी की बात करें तो अलग अलग जगहों पे, जैसे जैसे मैंने आपसे क्या बताया, जब आप भूमध्य रेखा से किधर जाते जाएंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते जाएंगे, पोल की तरफ जाते जाएंगे, तो वो जो संख्या है या जो जैव विविधता है वो कम होती जाएगी। जैसे अगर आप कोलंबिया की बात करें तो वहां पर बर्ड्स की लगभग लगभग क्या है, 1400 स्पीसीज हैं, न्यूयॉर्क में 105 हैं, ग्रीनलैंड में क्या है 56 है, और भारत में लगभग अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, 1200 से अधिक जातियां हैं। कह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेट और ट्रॉपिकल की तुलना करें तो ट्रॉपिकल में जो वेस्कुलर प्लांट हैं, वेस्कुलर प्लांट की 10 गुना ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है उष्णकटिबंध क्षेत्रों में। वे संवहन मंडल जहां पे पाए जाते हैं, संवहनी पादप जो हैं उनकी क्या है, ज्यादा जातियां पाई जाती हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द प्लानेट, जिसकी की विविधता जो है वो सबसे ज्यादा है, लगभग लगभग 40,000 प्लांट स्पीसीज, 1,25,000 से अधिक जो है आकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट है, वहां पर 3,000 मछली की जातियां हैं, 1,300 पक्षी हैं, 427 जो है स्तनधारी हैं, 427 क्या हैं, उभयचर हैं, 378 सरीसृप। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी यहाँ पर कम से कम लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 2 लाख से थोड़ा ज्यादा भी कह सकते हैं, इतने इंसेक्ट जातियों का खोजा जाना यहाँ पर क्या है बेटा, बाकी है। तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां की जो डाइवर्सिटी है वो टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण से ज्यादा होती है। तो उसका एक तो रीजन ये है कि वहां पर आप देखेंगे प्रकाश अधिक मिलता है, संसाधन अधिक है, नीचे स्पेशलाइजेशन है, अबाधित मौसम है। क्योंकि टेम्परेट में तो क्या है, हिमनदन होता रहा, ग्लेशिएशन होता रहा, तो ग्लेशिएशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ बताइए जरा, बार बार वहां बाधा पहुंचते रहे। जबकि स्पेसिएशन, जाति उद्भवन क्या है, समय का फंक्शन है, समय जितना अधिक मिलेगा, अनडिस्टर्ब्ड समय, अबाधित समय, जाति विविधता उतनी ज्यादा होगी। दूसरा यह है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया, जर्मनी के रहने वाले थे, भूगोल विद्ता थे, प्रकृति शास्त्री थे, दक्षिणी अमेरिकी जंगलों में इन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि एरिया बढ़ाने पर डाइवर्सिटी बढ़ती लेकिन एक लिमिट तक, और फॉर्मूला दिया S बराबर C a टू द पावर Z। अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता है log S बराबर log C प्लस Z log A। ठीक है, और ये जो Z की वैल्यू है ये वेरी करती है, जैसे सामान्यतया कोई भी वर्गक हो, कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो, 0.1 से 0.2 होती है। लेकिन अगर जो फलाहारी क्या है बेटा, हम लोग बात करें फलाहारी पक्षियों की, और अगर हम लोग बेटा बात करें जो आपके क्या होते हैं स्तनधारी, तो उनके लिए वैल्यू हो जाती है 1.15। अगर आप पूरे सारे महाद्वीपों की बात करें तो ये जो जेड है इसकी वैल्यू हो जाती है 0.6 से 1.2। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आप याद रख सकते हैं। बाकी क्या हो जाएगा, आयताकार परवलय यहाँ पे ग्राफ मिलता है, जब आप लिखते हैं S बराबर C A की घाते Z, और जब आप लॉग के फॉर्म में लेते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बेटा ये बात करनी है कि जो समुदाय है या जो जाति विविधता है उनका क्या संबंध है, या किसी भी समुदाय में जाति विविधता जो है, जाति विविधता की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो डेविड टिलमैन ने क्या किया, प्रयोगशाला के बाहर एक बड़े भूभाग में प्रयोग किया, और डेविड टिलमैन ने बताया कि जाति विविधता जितनी अधिक होगी, जाति विविधता जितनी अधिक होगी वहां पर उत्पादकता उतनी अधिक होगी और वो समुदाय उतना ही ज्यादा स्थिर होगा। ठीक है, यानी कि मोर द डाइवर्सिटी मोर द स्टेबिलिटी मोर द प्रोडक्टिविटी। अब सवाल ये कि सर स्थिर समुदाय का क्या मतलब है,
तो बेटा एक ऐसा समुदाय जहां पर वर्ष दर वर्ष, साल दर साल आप देखें उत्पादकता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है और वो विभिन्न प्रकार के जैविक तथा अजैविक तनावों को झेलता है, उससे हम क्या कहते हैं? स्थिर समुदाय कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुए पॉल एलरिच। पॉल एलरिच ने क्या किया, एक समुदाय की, एक इकोसिस्टम, पारितंत्र की तुलना की बेटा किससे? हवाई जहाज से। उन्होंने कहा जिस प्रकार अगर आप हवाई जहाज के नट बोल्ट एक एक करके निकालते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हवाई जहाज उड़ने लायक नहीं बचेगा, या फिर अगर आप हवाई जहाज के जो पंख है वहां के नट बोल्ट खोल देते हैं तो तुरंत ही फिर क्या हो जाएगा? हवाई जहाज उड़ने लायक नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार से किसी भी पारितंत्र से जब आप एक एक करके जातियां विलुप्त करते जाएंगे, वहां से जातियों को हटाते जाएंगे, तो अंततोगत्वा या एक दिन आप क्या देखेंगे कि अब वहां पर इकोसिस्टम तबाह हो चुका है। या जो पारितंत्र की मुख्य जाति है, अगर आपने उस मुख्य जाति को हटा दिया, आपने क्या किया बेटा? उस मुख्य जाति को हटा दिया, तो फिर इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? तुरंत जो है आप कहेंगे कि डिस्टर्ब हो जाएगा। मानव क्रियाकलापों के कारण या किसी भी वजह से बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। और अगर आप देखें तो पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां गायब हुई हैं, जिसमें 338 वर्टिब्रेट यानी कि कशेरुक हैं, 359 जो है वो अकशेरुक है, 87 प्लांट। जो प्रशांत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, मानव ने आवास बनाए, अपनी बस्तियां बनाई, तो वहां पर क्या देखा गया कि जो वहां पे चिड़ियां रह रही थी, जो नेटिव बर्ड थी, उनकी 2000 से भी अधिक जातियां विलुप्त हो गई। ऐसा भी माना जा रहा है कि पिछले 20 सालों में 27 से अधिक जातियां जो है वो क्या हैं? विलुप्त हो चुकी हैं। अगर करंट में जो कुछ पिछले सालों में या जो वर्तमान समय में, रिसेंट समय में जो नई विलुप्त जातियां अगर आप उनकी बात करें तो मॉरिशस में डोडो, अफ्रीका में कोएगा, ऑस्ट्रेलिया में थाइलासीन, स्टीलर की समुद्री गाय रूस में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाली, जवा और कैस्पियन बाघ की 3 उपजातियां भी शामिल है। ठीक है, और ये कोई रैंडम नहीं है, ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस, इट इज नॉट रैंडम। आप देखेंगे कि जो उभयचर है वो ज्यादा प्रभावित है। ठीक है ना, उभयचर जो है बेटा वो ज्यादा प्रभावित हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर पानी में दिक्कत तो उभयचर को दिक्कत, ठीक है ना, और अगर स्थल में दिक्कत तो भी उभयचर को दिक्कत। और अगर अभी आप देखें तो 15,500 से भी अधिक जातियां बिल्कुल एकदम विलुप्त की कगार पर हैं, खत्म, स्वाहा, टाटा बाय बाय होने के कगार पर हैं। कुल दुनिया में जो पक्षी पाए जा रहे हैं उनका 12%, मैमल्स का 23%, उभयचर का और जिम्नोस्पर्म का 32%, उभयचर का 32%, और अगर आप देखें तो जिम्नोस्पर्म का 31%। हिंदी के एनसीईआरटी में बेटा आपको आवर्त बीजी मिलेगा, जिम्नोस्पर्म कर लेंगे, ये एकदम क्या है? विलुप्त की कगार पर है। और इतनी सारी जातियां जो गायब हो रही हैं, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, उससे क्या परिणाम है? उसके परिणाम ये हैं कि जो बेटा वर्षा चक्र है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, उनकी जो प्रतिरोधकता है वो कम हो रही है, पैदावार कम हो रही है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सवाल ये है कि हमें इकोसिस्टम को क्यों बचाना चाहिए? तो बेटा इकोसिस्टम को बचाने के या जैव विविधता को बचाने के हमारे पास बहुत सारे कारण हैं। ठीक है ना, बहुत सारे कारण हैं। और बहुत सारे कारणों में क्या क्या शामिल है कि भाई एक तो हमें तुरंत फायदा हो, मतलब संकीर्ण उपयोगितावादी तर्क आप कह सकते हैं, नैरो यूटिलाइजेशन आप कह सकते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है बेटा? तो आप कहेंगे कि जैसे हमें उससे क्या मिलता है? औषधि मिलती है, हमें उससे खाने को मिलता है, लकड़ी मिलती है, रेजिन मिलता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो व्यापक उपयोग हैं कि ऑक्सीजन मिलता है, परागण हो जाता है, वर्षा चक्र है, हम हरे भरे वृक्ष वगैरह देखते हैं, चिड़ियों का चहचहाना देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और एक तीसरा है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क ये है कि भाई आपको जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी पर जो भी जाति पाई जा रही है, हर किसी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। पृथ्वी पर जो भी जातियां पाई जा रही हैं, हर किसी का क्या है? अपना महत्व है, और सारी जातियां वो संरक्षित की जानी चाहिए, भले ही वो मानव के लिए उपयोगी हो अथवा ना हो। बेटा आप देखें कि महाविलुप्तीकरण, मास एक्सटिंक्शन, आज से पहले 5 बार हो चुका है। 5 बार ऐसा हो चुका है कि बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। और वर्तमान में जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, जो महाविलुप्तीकरण चल रहा है, वो 6वां चल रहा है। और ये जो 6वां वाला महाविलुप्तीकरण है, ये पूर्व में हो चुके महाविलुप्तीकरण से 1000 गुना से भी ज्यादा तेज गति से चल रहा है, और इसके लिए हम ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है। इसके 4 मुख्य कारण है बेटा। एक है आवासीय क्षति तथा विखंडन, दूसरा है अतिदोहन, तीसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण, और चौथा है सहविलुप्तीकरण। ये 4 बड़े राक्षस, ये 4 दैत्य जो हमारी जैव विविधता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे, हार पहुंचा रहे, इसलिए इनको क्या कह दिया जाता है? अनिष्ट चतुष्क या एविल क्वार्टेट। जैसे अगर आप आवासीय क्षति और विखंडन की बात करें,
हम शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, या खेती के लिए जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे वृक्ष हम काट देते हैं, बहुत सारे जानवरों का हम घर छीन लेते हैं। वर्षावन जो कभी 14% हुआ करते थे, आज क्या है 6% से भी कम बचे, मतलब लगभग 6%। तो ये क्या है, आवासीय क्षति हो रही है, हैबिटेट लॉस हो रहा है। पहले एक बड़ा एरिया था जो अनडिस्टर्ब्ड था, तो वहां पे वो आराम से माइग्रेशन करते थे, घूमते थे, फिरते थे, भोजन तलाशते थे, प्रजनन करते थे। आज आवासीय बस्तियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, नहरें बन रही हैं, सोयाबीन की खेती के लिए, सुअर पालन के लिए, अगर आप देखें ब्राजील में जंगल काटे जा रहे हैं, अमेजन के जंगल काटे जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन की, जैव विविधता की हानि हो रही है। दूसरा है बेटा अति दोहन। समुद्री मछलियां हम पकड़ पकड़ के खाए जा रहे हैं, तो बहुत सारी जो जातियां समुद्री मछलियों की वो गायब हो जा रही हैं। पिछले 500 सालों में पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी काऊ जो है वो भी अति दोहन की वजह से क्या हो गई, गायब हो गई। क्या होता है बेटा, कई बार आप चाहें तो अनजाने में करें या जानबूझ के करें, कोई विदेशी जाति जब लेकर आते हैं, तो विदेशी जाति के लाने से वहां पर रहने वाली जो इंडिजिनस, जो स्थानीय स्पीसीज है, उसको खतरा होता है, कई बार वो गायब हो जाती है। जैसे नील नदी की जो मछली थी नाइल पर्च, उसको जब हमने क्या किया, लेक विक्टोरिया में डाला, तो वहां पे क्या देखा गया कि सिचलिड जो थी नेटिव बर्ड, पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ होती है, सिचलिड की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। अगर आप लैंटाना की बात करें, पार्थेनियम की बात करें, वाटर हैसेंथ की बात करें, ये इंडिया में आई और यहाँ की जो इंडिजिनस स्पीसीज है उनके लिए हार्मफुल होती हैं। या जो अफ्रीकन कैटफिश है क्लेरिस गैरिपाइनस, उससे जो हमारी असल कमीन है हमारी नदियों में जो पाई जाती है, उसको क्या हो रहा है, खतरा पहुंच रहा है। और एक और कारण होता है बेटा सह विलुप्तता, यानी कि सह विलुप्तीकरण। कई बार इतना ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है, कोई बार बेटा इतना ज्यादा ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है कि जैसे कोई परागकारी जो है क्या है, परागणकारी है, वो विलुप्त हुआ, तो वो परागणकारी जिस पादप में परागण करा रहा था वो भी विलुप्त हो गया। या कोई होस्ट विलुप्त हुआ तो उसका पैरासाइट विलुप्त हो गया, तो इसे कहते हैं सह विलुप्तीकरण। सवाल ये है कि क्या हमें ये बचाना चाहिए, तो बेटा बिल्कुल बचाना चाहिए, बिल्कुल बचाना चाहिए। और ये हमें क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इतने सारे हमें फायदे मिलते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे कैसे बचाएं, कैसे कैसे बचाएं। तो बेटा अगर आप जो चीज जहां पर है उसको अगर आप वहीं पर बचा रहे हो, वहीं पर सेव कर रहे हो, वहीं पर परिरक्षित कर रहे हो, तो इसको कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण, जिसमें हॉट स्पॉट आ जाएगा, या बेटा क्या आ जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य आ जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, कुछ संरक्षित क्षेत्र आ जाएंगे और हॉट स्पॉट आ जाएगा। प्रारंभ में जैव विविधता के क्षेत्र ऐसे देखे गए जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी थी, जहां पर बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज थे, उनको क्या कहा गया बेटा, उनको हॉट स्पॉट कहा गया। प्रारंभ में 25 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए, बाद में 9 और जोड़े गए। प्रारंभ में 25, बाद में 9, आज की तारीख में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, 34 हैं। इंडिया में कितने हैं, 3। कौन कौन सा, तो आप कहेंगे हिमालयन रीजन, दूसरा वेस्टर्न घाट लंका, और तीसरा इंडो बर्मा रीजन। जो बेटा हॉट स्पॉट है पूरी दुनिया का अगर आप देखें तो 2% से भी कम लैंड एरिया कवर करते हैं, लेकिन जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, ये जो विलुप्तीकरण चल रहा है, इसको लगभग लगभग 30% तक इन्होंने कम किया हुआ है। भारत की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 14 जो है वो क्या है, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, 90 जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है, और 448 वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो जातियों के जीव हैं उनको संरक्षित किया जा रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र बेटा जहां पे पहाड़, जानवर, पेड़ पूजे जा रहे थे, संरक्षित क्षेत्र कह देते हैं, वो सांस्कृतिक महत्व भी है उनका, तो लोग वृक्ष वगैरह नहीं काटा करते थे। जैसे मेघालय की अगर आप बात करें तो जो खासी और जंतिया की जो पहाड़ियां हैं, एमपी में जो सरगुजा चंदा बस्तर है, या उधर आप देखें महाराष्ट्र कर्नाटका का जो वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है, ये सब क्या है बेटा, संरक्षित क्षेत्र हैं, पवित्र स्थल है। बेसिकली ये क्या है, पवित्र स्थल। पवित्र स्थल ऐसे हैं कि लोग इनसे डरते थे कहीं ना कहीं, या एक तरीके से पूजा करते थे, तो पेड़ पौधे बचे थे। तो ये क्या है, उसी जगह पर क्या क्या बेटा, हॉट स्पॉट, और इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये स्वस्थानीय के हैं, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी, टिश्यू कल्चर यानी कि ऊतक संवर्धन, क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि निम्न ताप परिरक्षण, ये सब क्या है, बहिस्थानीय या एक्स सीटू संरक्षण है। क्लियर। अगर इंडिया की बात करें तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 14। वाइल्ड लाइफ जो है आपका क्या है, हम लोग कहेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, वो कितने हैं, 448। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 90।
इंडिया में हॉट स्पॉट कितने हैं? 3। पूरी दुनिया में हॉट स्पॉट कितने हैं? 34। पहले कितने थे? 25। फिर कितने जोड़े गए? 9। क्लियर है भाई? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है यहां पर क्या हुआ, हम लोग अगर देखें कि इंडिया लेवल पे ही काम किया गया, पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया क्या कर रही है, और उसने पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए प्रयास किए गए। 1992 में अर्थ समिट हुआ रियो डी जेनेरियो में, जहां पर सारे देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और लोगों ने इस बात पे चर्चा की कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, और बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग इस तरीके से करना है कि हम उसको एक लंबे समय तक प्रयोग कर पाए। समुचित प्रयोग करना है, अति दोहन नहीं करना है। इसी कड़ी में बेटा 2002 में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, और वहां पर बेटा यह निर्णय लिया गया कि 2010 तक हमें स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर ये जो जाति विविधता या जो बायोडाइवर्सिटी की क्षति है, इसमें एक सिग्निफिकेंट क्या करना है? कमी लानी है, एक महत्वपूर्ण कमी लानी है। क्लियर? तो ये चैप्टर बच्चों आपका पूरा हो गया। नीट के एग्जाम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।